सामाजिक ज्ञान का राजनीतिक विज्ञान अध्याय 11 लोकतंत्र का विचार एवं विस्तार, जिसके अंतर्गत हम म्यांमार की कहानी एवं म्यांमार में किस तरीके से लोकतंत्र का निर्माण हुआ है, आइए देखते हैं। लीबिया की कहानी हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे और चर्चा भी किए थे कि किस तरीके से लीबिया में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। आइए आज देखेंगे हम म्यांमार बर्मा किस तरीके से लोकतंत्र का निर्माण किया गया था। भारत की तरह भी म्यांमार में ब्रिटेन उपनिवेश था, लेकिन यहाँ सागौन की लकड़ी, टीन जैसे खनिज और कीमती पत्थर में नीलम और माणिक जैसे और चावल इत्यादि का भी प्रमुख उत्पादक देश था। और यह लगभग भारत की जो आज़ादी के बाद 5 महीनों के बाद म्यांमार को भी आज़ादी मिल गई। म्यांमार में लोकतंत्र, आइए देखते हैं कि इनका लोकतंत्र स्थापित कब हुआ था। 4 जनवरी सन 1948 को आंग सान नामक एक बर्मन जो जाति समूह के नेता के नेतृत्व में म्यांमार को स्वतंत्र मिली थी, जो अनेक अलग अलग जाति समूह के नेताओं को आपसी बातचीत कर वह समझौते स्थापित किए थे, जिससे वह इन समूह के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को भी लोकतंत्र में शामिल किया और इनके समझौते की वजह से भी लोकतांत्रिक सरकारें चल पाई थी, जिसमें सन 1951, 1956 एवं 1960 में चुनाव हुए, जिसमें अनेक राजनीतिक दलों ने भाग लिया, जिससे लोकतांत्रिक सरकार चलती गई थी। आइए आगे देखते हैं कि म्यांमार में सैन्य तंत्र कैसे स्थापित हुआ था। जैसे म्यांमार में जनजातीय अधिकारों से संबंधित जटिल समस्याएं तो उत्पन्न है ही, लेकिन इसके लिए इन समस्याओं को हल कर एक मजबूत संस्थाओं एवं प्रशासनिक संस्थाओं का निर्माण करना चाहते थे, जिससे वो क्या हो, म्यांमार में जैसे अनेक कमी या समस्याओं को क्या कर सके, दूर कर सके। और सेना ने कई जनजातीय क्षेत्रों पर कब्जा कर शासन भी स्थापित कर दिया था, जिसके अंतर्गत कई जनजाति ने हथियार भी उठा दिए और इनका विरोध भी प्रारंभ कर दिया था, जिसके अंतर्गत सेनाध्यक्ष जनरल नेबिन ने सन 1962 में निर्वाचित जो सरकार का तख्ता पलट दिया और देश का शासन अपने हाथों में ले लिया था। वह इतने शक्तिशाली थे कि वह निर्वाचन के अंतर्गत वह निर्णय अपने हाथों में ले लिया और उन्होंने उद्योगों एवं खनिज भंडार का जो राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश भी की, जिससे निःशुल्क शिक्षा, आम आदमी की स्वास्थ्य सेवाएं को भी उपलब्ध करवाई। आगे है सैनिक शासन का मूल्यांकन, जिसमें देखते हैं कि म्यांमार में प्रगति हुई कि नहीं हुई। जैसे सैनिक शासकों को यह दायित्व था कि वो जनता को व्यवस्थित एवं अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते थे और उनके हित के लिए काम करना भी चाहते थे, लेकिन उन्होंने उद्योग एवं जो खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। लेकिन यह परिणाम निकला कि देश के जो सभी संसाधन अधिकार हैं सेना के हाथों में आ गया। जैसे लीबिया में तो सेना के शासन से देश में प्रगति और कल्याण भी अधिक हुए थे और विकसित भी किया गया था, लेकिन इसके विपरीत म्यांमार में कोई प्रगति नहीं हुई और म्यांमार में आर्थिक रूप से निर्धन देश बनता चला गया और एक समय ऐसा आया कि उसकी स्थिति बहुत गंभीर हो गई और बदतर भी माना जा सकता है, जिससे किसानों को अपनी संतान सेना के हाथों बेचनी पड़ी। गरीबी के कारण भी उन्हें खेतों में मजबूरी होकर काम करना पड़ा और जो सैन्य अधिकारों की सरकार के द्वारा चला गया था। गरीबी के कारण उन्हें खेतों में मजबूरी बस काम करना पड़ रहा था और सैन्य अधिकारी के द्वारा सरकार चलाए जा रहे थे, जिनमें अनेक
मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था और नागरिकों को घरों से बेदखल कर उन्हें दूसरे स्थान भेजे जा रहे थे। लेकिन उसी समय म्यांमार ने आंग सान सू की ने देश में जो राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसने सू की वह लोकतंत्र के संघर्ष के प्रमुख नेता बन गई थी। इस तरीके से म्यांमार में शासकों ने सन 1990 में वहां चुनाव घोषित किए और इन चुनावों में एक राजनीतिक दल जिसका नाम था नेशनल लिंक फॉर डेमोक्रेसी, जिसका शॉर्ट NLD भी कहा जा सकता है, ने 80% भारी बहुमत से चुनाव किया और जीत हासिल की। लेकिन उनकी जो नेता सू की जो थे वह जेल में थी और सेना ने उन्हें रिहा करने से भी मना कर दिया था, जिसके कारण वह दल, उनके जो दल थे, सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी। चुनाव होने के बाद सेना ने उन्हें जेल से भी निकाल दिया था और उन्हें घर में ही नजरबंद, मतलब घर में ही उनको बंद कर दिया गया था। न तो वो कहीं घूम सकती थी और न कहीं आने जाने के लिए दिया जाता था। उन्हें तो उनके पति के अंतिम संस्कार में भी भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया और वह एक जेल के रूप में नजरबंद कर दिया गया था। अगला है म्यांमार में बदलाव। किस तरीके से बदलाव हुआ था? तो सन 2008 में म्यांमार में कई तरीके से बदलाव हुए थे। जैसे लोकतंत्र की स्थापना को मान सकते हैं, हमने इसके पहले पढ़ा था कि किस तरीके से लोकतंत्र का निर्माण हुआ था। सैनिक शासन, जिसमें जनमत संग्रह का आदेश भी हुआ था, परंतु जनमत संग्रह भी कराया नहीं गया, यह एक समस्या थी। लेकिन देश का नाम बर्मन से बदलकर इन्हें क्या रखा गया था? म्यांमार नाम दिया गया और सन 2010 में संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में म्यांमार में चुनाव भी हुए थे, जिसमें सू की को नजरबंद रखा गया था और चुनाव में भाग लेने नहीं दिया था। इस तरह म्यांमार में सेना का शासन समाप्त हो गया और वहां एक नए राष्ट्रपति, जिनका नाम था थेन सेन, बन गए थे। फिर भी वहां सरकार पर सेना का नियंत्रण नहीं था और विश्व में के अधिकांश देशों में इनका चुनाव की मान्यता नहीं दी। म्यांमार और लीबिया में जो हो रही थी लोकतंत्र, जिससे दोनों में लोकतंत्र की स्थापना हुई और ऐसा भी माना जाता है कि म्यांमार में पूरी तरह से लोकतांत्रिक देश बन गया था और वहां आगे होने वाले अनेक चुनावों में अनेक दल भी भाग लिए और ऐसी संभावना भी मानी जाती थी जिससे म्यांमार को लोकतंत्र कहा जा सकता है। लीबिया और म्यांमार की तुलना, दोनों में किस प्रकार से लोकतंत्र की स्थापना हुई थी? हमने तो इसके पहले दो लोकतांत्रिक संघर्ष के बारे में पढ़े, लीबिया और म्यांमार के बारे में, जिसमें प्रमुख रूप से लोगों का यह उद्देश्य था कि वह समानताएं एवं उनके अधिकार स्थापित होने चाहिए। लीबिया में क्या था? लोक कल्याणकारी कार्य की और जिसमें जनता के मूलभूत जो आवश्यकता को पूरा करना चाहते थे और जीवन स्तर के अंतर्गत शिक्षा, नौकरी द्वारा सुधारने का मौका भी चाहे और मिले भी। साथ ही साथ इसमें अनेक अधिकार भी शामिल किया गया था। लेकिन म्यांमार में कुछ कल्याणकारी कदम के अंतर्गत उसमें भूमि सुधार एवं कानून भी बनाए, जिसके अंतर्गत सेना ने देश के संसाधनों और निवासियों के शोषण किए थे। लेकिन वहीं जनता को निर्धनता का भी सामना एवं गुजारना पड़ा था और दोनों देश में क्या थे शामिल जो थे, ऐसे थे जिनमें सेना का पूरा सहयोग मिला था और उन्होंने देश का स्वतंत्रता चुनाव होने नहीं दिए थे और न ही स्वतंत्र राजनीतिक दल
बनाने दिए। इस प्रकार उन्होंने चुनाव में जीतने वाली सरकार और या बनने वाली सरकार है उनका अवसर नहीं दिया और इस कारण अपने विचार प्रकट करने में स्वतंत्रता और कोई संस्था बनाने की अनुमति नहीं दी। इस प्रकार सरकार का विरोध को भी आज़ादी नहीं दिया था। लेकिन ऐसा माना भी जाता है कि म्यांमार लीबिया से अलग था। जो म्यांमार में शासन लोकतंत्र का प्रारंभ जो मानते थे, जिसमें सेना के हाथों में चला गया, लेकिन वहीं लीबिया में जो राजतंत्र थे वह खत्म होकर एक सैन्य शासन के रूप में लागू हुआ था। तो यह अंतर दोनों में स्पष्ट दिखाई देता है और दोनों देशों में एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कोई भी परिस्थिति नहीं थी, लेकिन राजनीतिक एवं नैतिक रूप में विभिन्न एवं भिन्न भी थे, जो जनता एवं शासक वर्ग का किसी मिले जुले राजनीतिक समझौते पर आसान माना गया। दोनों देशों का यह मानना और यह चाहते थे कि ऐसी सरकार बने जो जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुनी गई हो, लोकतांत्रिक के रूप द्वारा, और यहाँ लोगों के अपने विचार प्रकट करने एवं स्वतंत्रता चाहते थे, जिससे वह गलत चीजों का विरोध कर अपने हक के लिए लड़ सकें, और राजनीतिक दल चाहते थे जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें एवं अपने क्षेत्र का विकास कर उस क्षेत्रों में अनेक सुविधाएं उपलब्ध एवं अधिकार दिलाया जा सके। अगला, नोबेल पुरस्कार। सन 1991 में आंग सान सू की को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जबकि वे नजरबंद